हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण एमपीएससीचं रिव्हिजन करणार आणि हा व्हिडिओमध्ये स्पेसिफिकली आपल्याला बघायचे आहे जे आमचे महाराष्ट्राचे रिव्हर्स आहे आणि दुसरं जे इम्पॉर्टंट धरण आहे. नक्की त्यांच्यावर तुम्हाला प्रश्न भेटतील एग्जाम मध्ये, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. इसका सारा कंटेंट मराठी में है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मग पहिलं प्रश्न तुमच्या समोर आहे, खालीलपैकी कोणता नदी खोरा महाराष्ट्रात नहीं, यानी इसमें से कौन सा नदी का जो खोरा है वो महाराष्ट्र में नहीं है. तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिए. इसका आंसर है महानदी व कावेरी खोरे. डेफिनेटली ये हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने को नहीं मिलता. और बाकी के ये जो 6 नदी खोरे हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए. इनमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए और वो कहां से निकलती है. सिंस ये रिवीजन है और मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा. बट आपको रिवर सिस्टम और धरण यानी डैम उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है. खोरे का मतलब क्या होता है, नदी का खोरा क्या होता है. जैसे ये नदी है, अब यहां से मान लीजिए इसमें और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं. फिर ये जो हिस्सा इसे कहा जाता है नदी का खोरा, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है जो प्रकृति ने खुद बनाया. बारिश होती है तो पानी अपने आप समंदर की तरफ जाता है, हमें उसे कहीं व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, प्रकृति ने खुद बनाया. हालांकि कभी कभी ये होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ये होता है. इंसान ने नदियों के ऊपर आक्रमण कर लिया. जैसे मुंबई में आपने देखा होगा मीठी नदी को मीठी नहीं रहने दिया, इतनी प्रदूषित कर दी कि बेकार हो गई और उसके ऊपर लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना ली. तो डेफिनेटली फिर बाढ़ तो आनी ही है. इसका सही आंसर है महानदी व कावेरी खोरे. ये महाराष्ट्र में नहीं है. अब इनके बारे में हम बात कर लेते. गोदावरी खोरे, भीमा खोरे, ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है. और गोदावरी खोरे जो है ये हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नदी खोरा है. और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की यानी साउदर्न इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और इसका खोरा भी बहुत बड़ा है. उसके बाद में कृष्णा खोरे, तापी खोरे, कोकण और नर्मदा खोरे. देखिए हम इसको मैप में लोकेट कर लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम नर्मदा की बात करेंगे. तो नर्मदा कहां से निकलती, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है. इस तरह से अगर हम मान लें रफली तो इस तरह से थोड़ा सा महाराष्ट्र में एंटर करती है और फिर गुजरात में चली जाती है और बाद में फिर क्या खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है. यह है नर्मदा. और इसे कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी. तो ये आपको पता होना चाहिए. इसी के ऊपर सरदार सरोवर डैम ये बनाया हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं. जैसे आपने सुना होगा उसमें कितनी पार्टी है, ये क्वेश्चन आया एक बार, किसमें नर्मदा के ऊपर जो डैम बन रहा है उसमें कितनी पार्टी, कौन कौन सा स्टेट है. तो आपको सीधा लगेगा 3 स्टेट होंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र. बराबर सही है. बट इसमें एक और राज्य भी इन्वॉल्व है. वो कौन सा है, राजस्थान, क्योंकि उसको भी इससे कुछ सुविधाएं मिलनी है. तो इसमें 4 स्टेट इन्वॉल्व है. तो ये आपको पता होना चाहिए. वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी, और इधर जो नदियां जाती है वो एस्चुरी बनाती है इस साइड वेस्ट की तरफ, और इधर जो नदियां जाती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है. तो ये हो गई नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है. और इसकी जो लेंथ है लगभग है 1312 किलोमीटर, इतनी लेंथ है. और महाराष्ट्र में इसकी लेंथ है लगभग 54 किलोमीटर के अराउंड, इतनी लेंथ इसकी महाराष्ट्र में है. फिर हम बात करेंगे नर्मदा के बाद में आते हैं हम तापी के ऊपर. तापी भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, और मुल्ताई से निकलने के बाद ये तो हमारे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बहती है और इसका काफी बड़ा खोरा है. और बाद में ये भी इधर कहां चली जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है. ये तापी हो गई. फिर आपको तीसरी लोकेशन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, गोदावरी. वो यहां से इस तरह से चलती है. आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होगी. त्रयंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के त्रयंबकेश्वर से, और इधर इस तरह से चली जाती है वो. उसके बाद में नीचे आ जाती है कृष्णा नदी. कृष्णा नदी भी यहाँ से महाबलेश्वर से निकलती है और इस तरह से इधर जाती है. फिर हम बात करेंगे कोकण की. तो कोकण वाला पार्ट ये है, ये कोकण है पूरा, आपको पता होगा ये. तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, उत्तर कोकण, मध्य कोकण और दक्षिण कोकण. इनमें भी 3 तरीके की कोकण है, तो इनमें नदियां आपको देखने को मिलती है. फिर भीमा कोरे भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा. तो ये 6 के 6 नाम मैंने आपको बताए. इनकी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो आपको पता होना चाहिए, उनकी लेंथ पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में वो कितना बहती है. तो आई होप आप ध्यान रखेंगे. और अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं.
खालीलपैकी कोणती नदीची लांबी योग्य नाही, यानी किस रिवर की जो लांबी है वो बराबर नहीं है, ज्यादा कम लिखी हुई है। तो गोदावरी, गोदावरी के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, कई बार इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। तो इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 1465 किलोमीटर यानी 1465 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में कितनी बहती है, लगभग 668 किलोमीटर, म्हणजे 668 किलोमीटर ये महाराष्ट्र में बहती है। एग्जैक्ट डेटा आपको पता होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पीएससी क्वेश्चन पूछेगा। कृष्णा नदी की बात करें तो ये 1400 किलोमीटर और ये महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी कहां से निकलती है, त्रयंबकेश्वर से। उसके बाद में महाबलेश्वर से निकलने के बाद में ये महाराष्ट्र में लगभग 282 किलोमीटर बहती है। फिर नर्मदा, इसका जो सही आंसर है, ये नर्मदा में थोड़ी सी लेंथ गलत लिखी है, कौन सी, 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। महाराष्ट्र में बराबर ये 54 किलोमीटर बहती है, बट इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1312 किलोमीटर है। और फिर कावेरी की बात करें तो डेफिनेटली ये कितनी है, कावेरी 805 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है, बट इसमें चूंकि कहां पर है, इसमें चूंकि यहां पर है 1312 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में कितनी बहती है, ये 54 किलोमीटर। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। और कावेरी निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और ये भी कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है और डेल्टा बनाती है भी। आई होप आप ध्यान रखेंगे। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुढचा प्रश्न बघा, खालीलपैकी कोणती नदी गोदावरी नदीची उपनदी नाही, इसमें से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी नहीं है। तो डेफिनेटली पूर्णा, ये गोदावरी नदी की उपनदी है। मंजरा, ये भी है। प्राणहिता, ये भी है। जो मूला और मूठा है, ये भीमा नदी की उपनदी है, ये भीमा नदी में मिलती है। और मूला पे तो आपने एक बहुत ही फेमस धरण का नाम सुना होगा, मुळशी धरण, मुळशी धरण। और इसी को लेकर सेनापति बापट जी ने सत्याग्रह किया था, मुळशी धरण सत्याग्रह, सेनापति बापट। उसी के बाद उन्हें जो नाम मिला, जो उपाधि मिली, वो किसकी मिली, सेनापति की। तो इसका आंसर है मूळा व मूठा। पुढचा प्रश्न बघा, पंचगंगा नदी म्हणजे, अब पंचगंगा नदी में कौन सी 5 नदियां शामिल हैं। अब ये हमारे महाराष्ट्र में काफी इंपॉर्टेंट है, खास कर कोल्हापुर वाला जो एरिया है वहां पर ये 5 नदियां बहती है। 5 नहीं, दरअसल वो 4 हैं और एक गुप्त मानी जाती है। तो कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये तो होगा नहीं। कुंभी, कासारी, तुलसी, भोगावती और सरस्वती जो कि गुप्त है, ये 5 नदियां पंचगंगा नदी में शामिल है। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोल्हापुर की जो जीवन रेखा है, ये कहा जाता है इन 5 नदियों को, क्योंकि कोल्हापुर में इनसे पानी सप्लाई होता है। जो आसपास का एरिया है वो सिंचन उसमें इन्हीं 4 नदियों से होता है। 5वीं तो गुप्त मानी जाती है, दिखती नहीं है ये। तो ये 5 इन्हें कहा जाता है पंचगंगा नदी। पुढचा प्रश्न बघा, तापी नदीची मुख्य उपनदी आहे, तापी नदी की मुख्य उपनदी कौन सी है, गिरणा, पूर्णा, पांझरा, बोरी। तो इसका सही आंसर है, इसकी जो मुख्य उपनदी है वो है पूर्णा। और पूर्णा मराठवाड़ा में बहती है और मराठवाड़ा से बहते बहते ये किस में मिल जाती है, बाद में ताप्ती नदी में मिल जाती है। आपने देखा होगा ये है नर्मदा और ये है तापी, और इन दोनों को के बीच में होता है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ज्याला आपण महाराष्ट्रात म्हणतो सातपुड़ा। और ये सातपुड़ा पर्वत की वजह से दोनों नदियां मिल नहीं पाती है, नहीं तो ये दोनों नदियां आपस में मिल सकती थी, बट दोनों के बीच में पहाड़ खड़ा हुआ और वो कौन सा, सातपुड़ा। तो इसका आंसर है क्या, पूर्णा। पुढचा प्रश्न बघा, खाली दिलेली कोणती जोड़ी योग्य नहीं, इनमें से कौन सी जोड़ी योग्य नहीं है। और देखिए उत्तर कोकण में कौन कौन सी नदियां हैं, दमनगंगा, वैतरणा, तानसा, कालू। और ये खुद किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती, बल्कि समंदर में जाके खुद ही मिलती है। जैसे अगर मैं बनाऊं, यहां पर ये दक्षिण भारत है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा कोकण है, इसमें ये उत्तर कोकण, फिर मध्य कोकण, ये बीच वाला, और लास्ट में क्या आता है, दक्षिण कोकण। तो उत्तर कोकण में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो आपको ध्यान रखनी है, दमनगंगा, वैतरणा, तानसा और कालू। वैतरणा पे तो एक बहुत बड़ा डैम भी बना हुआ है। उसके बाद मध्य कोकण में क्या मिलती है आपको, पाताल गंगा, अंबा, कुंडलिका, सावित्री। इनके नाम याद रखना ही होगा क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी कोकण रिवर सिस्टम महाराष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण कोकण में
बागू, ठाणे, शुक, गढ़ और करली, ये नदियां आपको देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है काही ही नहीं, यानी बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काही ही नहीं। खाली दिलेली कोणती जोड़ी योग्य नहीं, तो इसमें योग्य कौन सी जोड़ी नहीं है? सभी योग्य हैं, इसलिए इसका आंसर होगा काही ही नहीं। और ये तीनों मैंने आपको बता दिया, ये कोकण है, इसमें ये उत्तर में, ये मध्य में और ये दक्षिण में बहती है। पुढचा प्रश्न बघा, कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवन वाहिनी डॅश आहे। कोल्हापूर जिल्ह्याची जीवन वाहिनी आत्ताच आपण बघितलं, याचं उत्तर आहे पंचगंगा। पंचगंगा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की क्या है? जीवन वाहिनी है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचगंगा। पंचगंगा की पांचों नदियां आपको याद रखनी, गुप्त, सरस्वती और बाकी की चार जो थी। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनका नाम याद रखना, बट आपको याद रखना ही होगा। महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण, उंच, हाइट में सबसे ऊंचा धरण कौन सा है? भातसा धरण, कोयना धरण, भंडारदरा धरण या कलमवाड़ी धरण। कलमवाड़ी भी इसे कहा जाता है, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो पार्ट है वो कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको कोल्हापुर के आसपास देखने को मिलता है। तो सबसे ऊंचा धरण हाइट में, तो वो है हमारा कोयना डैम। कोयना नदी के ऊपर ये बना हुआ है, इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बता देता हूं। इसके साथ जो रिवर धरण जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा पानी रुक जाता है, और वो रुका हुआ पानी एक किसकी तरह? एक आर्टिफिशियल लेक की तरह काम करता है। एक्चुअली वो आर्टिफिशियल लेक ही होती है। तो इस पे जो आर्टिफिशियल लेक बनी, जैसे ये नदी थी, ये इधर आई, हमने यहाँ धरण बनाया, तो बहुत सारा पानी यहाँ पर रुक जाएगा। तो इस रुके हुए पानी को हम नाम दे देते हैं, जैसे इंदिरा सागर झील या गंगा सागर नहर, इस तरीके का आप कुछ भी नाम दे देते। तो ये इसे कहा जाता है शिव सागर लेक। जो कोयना धरण हमने बनाया और यहां पर जो आर्टिफिशियल लेक बनी है, इसे हम क्या कहते हैं? शिव सागर लेक। ध्यान रखना है, भूलना नहीं, कोयना धरण। और देख लीजिए विल्सन धरण के बारे में बात करें। विल्सन धरण डैश म्हणून ओळखले जाते। विल्सन धरण एक्चुअल में किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भंडारदरा धरण। और ये भंडारदरा धरण के बारे में खास बात यह है कि ये रिजर्वायर, यानी पानी उसमें क्या होता है? स्टोर होता है। तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ी स्टोरिंग कैपेसिटी का ये रिजर्वायर है, कौन सा? भंडारदरा धरण। और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आपको देखने को मिलता है कहां पर? अहमदनगर में बना हुआ है भंडारदरा धरण। और इसी के आसपास आपको माउंट कळसुबाई देखने को मिलती है। माउंट कळसुबाई आपको पता होगा हमारे महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भंडारदरा धरण, देखिए हाइट में सबसे ऊंचा धरण कौन सा है महाराष्ट्र में? तो वो है कोयना डैम, कोयना धरण। और अगर रिजर्वायर यानी पानी किसमें ज्यादा कैपेसिटी है, ऐसा धरण कौन सा है? तो वो है भंडारदरा धरण। और ये कहां पर बनाया हुआ है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है, और माउंट कळसुबाई के आसपास ये देखने को मिलता है। और कळसुबाई क्या है? हमारे महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसे कहा जाता है, अगर सह्याद्री को ले लें हम, ये है, मान लीजिए ये है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं हम, और इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं हम उत्तरी सह्याद्री, और नीचे कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पीक है कळसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? कळसुबाई, जो हमारे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। सो विल्सन धरण किसे कहा जाता है? भंडारदरा धरण को भी कहा जाता है, और ये अहमदनगर में। पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शेजारील धरण, वो धरण जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, यानी टच करता है। एक तरीके से आपको पता होगा नागपुर वाला जो एरिया है, ये नागपुर पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रांतनी वरार इसका हिस्सा था। तो उसी में ये दोनों के जो बॉर्डर है वहां पर ये धरण बनाया हुआ है, और इसका नाम दिया गया क्या? तोतला डोह धरण। इंपॉर्टेंट धरण है ये भी, और इससे दोनों में ही सिंचाई होती है। और नागपुर वाला जो एरिया है, नागपुर में जो पानी सप्लाई होती है वो इसी तोतला डोह धरण से होती है। तो इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। और ये किस नदी पर है? तो ये भी मैं बता दूं, पेच नदीवर तोतला डोह तलाव हे पेच वन्यजीव अभयारण्य आणि पिण्याचा पाण्यासाठी नागपूरची जीवन वाहिनीसह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण आहे। कौन सा धरण? तोतला डोह धरण। ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा नाम उसका तोतला है, पर अब क्या कर सकते हैं। सो पेच नदी के ऊपर है ये, और नागपुर में जल आपूर्ति यानी पानी की आपूर्ति इसी तोतला डोह धरण से की जाती है। और ये दो राज्यों के बीच में, एक हमारा महाराष्ट्र, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश, दोनों के बीच में है।
पुढचा प्रश्न बघा, येलदरी धरण आहे, येलदरी धरण आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है पूर्णा नदी के ऊपर। और देखिए जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा का ये वन ऑफ द वेरी फेमस और मराठवाड़ा को पानी सप्लाई करने का यही येलदरी धरण है। और ये किसके ऊपर बनाया गया है? पूर्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया? तो ये परभणी में बनाया गया। आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा का एरिया है कौन सा? औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, परभणी, ये सब एरिया इसे क्या कहा जाता है? मराठवाड़ा। और मराठवाड़ा में पानी की बहुत कमी है, आप जानते होंगे। वहां पर कई किसान आत्महत्या करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, बट ऐसा होता है। तो येलदरी धरण यहां पर क्या करता है? पानी सप्लाई का काम करता है। यहां पे बिजली भी थोड़ी सी प्रोड्यूस की जाती है येलदरी धरण में ही, और परभणी में बना हुआ है मराठवाड़ा। मग याचं उत्तर आहे का? पूर्णा नदी। पुढचा प्रश्न बघा, खालील वैशिष्ट्यांचा आधारे धरण ओळखा। यानी ये जो वैशिष्ट्य है इसके आधार पर आपको बताना है कि ये कौन से धरण की बात की जा रही। हे धरण औरंगाबाद जिल्ह्यात आहे। ये कहां पर है? औरंगाबाद जिले में है। त्यातून औरंगाबाद आणि जालन्याला पानी पुरवठा होतो। यानी यहां से जो पानी की सप्लाई की जाती है वो दो डिस्ट्रिक्ट को की जाती है, इंपॉर्टेंट, एक औरंगाबाद और एक जालना को। हे गोदावरी नदीवर बांधले आहे। और ये जो धरण है किस पे बनाया हुआ है? गोदावरी नदी पर। अगर आपको समझ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में अगर इस वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे तो जब मैं देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप इसका आंसर दे पाए तो ये एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हैं डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी धरण आपको औरंगाबाद में देखने को मिलता है। इससे जालना और औरंगाबाद में पानी सप्लाई होती है और ये गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। पुढचा प्रश्न बघा, उज्जैनी धरण आहे। उज्जैनी धरण किसका एग्जाम्पल है? सेफई धरण का, मसूनरी धरण का, डायवर्जन धरण का, या काही ही नहीं? तो इसका सही आंसर है मसूनरी धरण का ये एग्जाम्पल है, उज्जैनी धरण। और मसूनरी धरण क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। खासकर ये जो धरण बनाया जाता है ये किससे बनाया गया है? ईंट से और पत्थर से। ईंट और पत्थर दोनों से बनाए गए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर बाकी धरण कैसे बनाए गए? तो बाकी सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं, खासकर सीमेंट कंक्रीट का ही यूज होता है। बट ये जो मसूनरी धरण होता है इसमें आर्क देखने को मिलता है, इस प्रकार का आर्क। जैसे ये नदी जा रही तो ये धरण ऐसा बनेगा, इधर बन गया, इधर बन गया, ऐसा ऐसा ये आर्क है। और इसकी खासियत क्या होती है? ईंट और पत्थर से बनाया जाता है। तो मसूनरी धरण का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? उज्जैनी धरण। और ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा? तो ये सोलापुर में है और भीमा नदी के ऊपर बनाया हुआ है। ये दो इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको ध्यान रखना है। हम रिवीजन देख रहे हैं तो पूरा डिटेल में तो हम देख नहीं सकते, फिर भी मैं बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले। और भीमा और सोलापुर भी आपको ध्यान रखना है। पुढचा प्रश्न बघा, मुळशी धरण आहे। मुळशी धरण कहां पर है? तो अभी हमने बात की थी सेनापति बापट की वजह से मुळशी धरण फेमस है। उन्होंने सत्याग्रह किया था मुळशी धरण के लिए, क्योंकि जब ये मुळशी धरण बन रहा था अंग्रेजों के जमाने में तो जो स्थानीय किसान थे, शेतकरी थे, उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला, उनकी जमीन ले ली गई। तो इसके लिए फिर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया सेनापति बापट ने। बाद में उन्हें सेनापति की जो उपाधि है वो मिली इसी मुळशी धरण सत्याग्रह की वजह से। और ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। और ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये आपको पता होना चाहिए, मूला और मूठा, ये दो नदी के संगम पर आपको मुळशी धरण देखने को मिलता है। और पुणे डिस्ट्रिक्ट में इससे सिंचाई की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट धरण है ये वहां। और इसी के ऊपर भीरा जल विद्युत प्रकल्प भी बनाया गया है। किसके ऊपर? इसी मुळशी धरण। देखिए जल विद्युत तो बनेगी ना, अगर आपने पानी को ऐसे रोक लिया, ये पानी रोक लिया, तो आप इस पानी को इधर बाहर निकालेंगे तो उसमें प्रेशर होगा या एनर्जी होगी, फिर इससे टरबाइन घूम जाते हैं। टरबाइन जब घूम जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती। तो मुळशी धरण के ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा भीरा जल विद्युत प्रकल्प, जिसको कौन संचालित करता है? टाटा पावर संचालित करता है। ये एक बार आई थिंक पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि भीरा जल विद्युत प्रकल्प इसको संचालित कौन करता है? तो ये जो टाटा पावर है प्राइवेट कंपनी, वो इसको संचालित करती है। ये कहां पर है मुळशी धरण? तो ये पुणे में आपको देखने को मिलता है, मूला और मूठा नदी के ऊपर। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।